देखो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 11 की फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? कक्षा 11 की फिजिक्स। कक्षा 11 फिजिक्स। ठीक। इसमें सबसे पहले हमारा होता क्या है कि भौतिक विज्ञान। हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? कक्षा 11 का भौतिक विज्ञान। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भौतिक विज्ञान होता क्या है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है भौतिक विज्ञान कहलाता है। अब कक्षा 11 में जब हम आते हैं तो भौतिक विज्ञान दो भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? दो भागों में बटा हुआ है। भौतिक विज्ञान कितने भाग हैं इसके? भाग 1 और भाग 2। भाग 1 जो है आपका 1 से लेके चैप्टर नंबर 8 तक पूरा जो है भाग 1 है, और भाग 2 9 से आगे, यानी कि लास्ट तक जितना भी है वो 9 से आगे है। ठीक। भौतिक विज्ञान दो भागों में बटा हुआ है, भाग 1 से 8 तक और भाग 2 से 9 से आगे तक। ठीक। मैं जो आपको पढ़ाऊंगा भाग 2 पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? भाग 2 पढ़ाऊंगा, यानी कि चैप्टर 9 से आपका स्टार्ट करूंगा। ठीक। चैप्टर 9 से स्टार्ट करूंगा। ठीक। इसमें क्या होता है? पहला चैप्टर 9 यानी कि अध्याय नंबर 9 का नाम है ठोसों के यांत्रिक गुण। क्या है? ठोसों के यांत्रिक गुण। ठीक। इसमें चैप्टर का नाम है ठोसों के यांत्रिक गुण। ठीक। तो सबसे पहले आता है हमारा, इसमें टॉपिक आता है प्रत्यास्थ गुण या व्यवहार। क्या आता है? प्रत्यास्थ गुण या व्यवहार। ठीक। ठोसों के यांत्रिक गुण में क्या आता है? प्रत्यास्थ गुण या यांत्रिक व्यवहार। ठीक। अब इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे इसे, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपने विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकार एवं आकृति में परिवर्तन का विरोध करते हैं, जिसके कारण विरूपक बल को हटा लिए जाने पर वह अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। वस्तुओं का यह गुण प्रत्यास्थ गुण या प्रत्यास्थ व्यवहार कहलाता है। तो इसमें सबसे पहले आता है नया बल। आपने नहीं सुना होगा विरूपक बल। क्या सुना होगा? विरूपक बल। ठीक। विरूपक बल होता क्या है? विरूपक बल की हम अगर संधि विच्छेद करें B प्लस रूपक, ठीक, अगर इसे लिखें यानी कि बिगड़ा हुआ, और रूपक मीन्स B माने बिगड़ा हुआ और रूपक मीन्स रूप, यानी कि वह बल जो किसी वस्तु का रूप बिगाड़ देता है वह बल क्या कहलाता है? विरूपक बल कहलाता है। ठीक। क्या हो गया विरूपक बल की डेफिनेशन? वह बल जो किसी वस्तु का रूप को बिगाड़ देता है या परिवर्तन कर देता है वह बल क्या कहलाता है? विरूपक बल हमारा कहलाता है। अब कोई वस्तु है, जैसे हमारे पास यहाँ पे हमने क्या ले लिया? स्प्रिंग ले लिया, जिसका एक सिरा एक दृढ़ आधार से और दूसरा सिरा मुक्त सिरा है। इस पर हमने विरूपक बल आरोपित किया, यानी कि यहां से इसे F बल आरोपित लगा के हमने हाथ से इसे खींचा। ठीक। तब क्या होगा? ये जो है ये बढ़ जाएगा, यानी कि इसकी जो कंडीशन है वो बढ़ जाएगी। ठीक। अब क्या करा? फिर से हमने यहाँ पर जो बल आरोपित था उसे क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो ये क्या है? पुनः अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेता है, यानी कि जैसा पहले था वैसे ही हो जाता है। ठीक। तो वह
इस वस्तु का वह गुण क्या कहलाता है? प्रत्यास्था का गुण या प्रत्यास्थ व्यवहार कहलाता है। प्रत्यास्था का गुण अथवा प्रत्यास्थ व्यवहार कहलाता है। ठीक, अब दोबारा से देख लेंगे कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपने विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकार एवं आकृति में परिवर्तन का विरोध करता है। जिसके कारण विरूपक बल को हटा लेने पर वस्तु अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेती है, प्रत्यास्था का गुण कहलाता है। इसके बाद आता है प्रत्यास्थ वस्तुएं। प्रत्यास्थ वस्तुएं क्या होता है? जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तथा विरूपक बल को हटाने पर वस्तु अपनी पूर्व, यहाँ पर विरूपक बल लगा दिया, इसका रूप बदल दिया। अब इस विरूपक बल को हमने क्या कर दिया? हटा दिया, और हटाने पर क्या है? वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में आ गई। तो ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? हमारी प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कि स्प्रिंग। ठीक, आपने कोई भी स्प्रिंग लेंगे, ठीक, स्प्रिंग लेने के बाद उसे खींचेंगे, ठीक, खींचेंगे, एक ज्यादा बल ना लगाकर थोड़ा सा बल लगा के खींचेंगे, तो उसका क्या हो जाएगा? रूप में व आकृति में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। अब जब हम उस बल को जो हमने जिस बल से उसे खींचा था उस बल को छोड़ेंगे तो वह क्या करेगा? जैसे स्प्रिंग पहले था उसी अवस्था में आ जाता है। तब ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? हमारी प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती हैं। अर्थात स्प्रिंग कैसी वस्तु है? पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तु है। ठीक, यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है? वह वस्तुएं जो विरूपक बल को हटा लेने पर अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेती हैं, वे पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक, अभी बताया था एग्जाम्पल, एक बार और बता देता हूँ। एक स्प्रिंग लेंगे, स्प्रिंग पे एक बल लगाएंगे जिसे हमने क्या बोल दिया? विरूपक बल, क्योंकि वो है उसकी आकार व आकृति में क्या कर रहा है? परिवर्तन कर रहा है। उसे लगाया, ठीक है, उसे खींचा, ठीक, यानी कि उस पर एक बल आरोपित हो गया, यानी कि उसकी आकृति एवं आकार क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। जब हम जो बल आरोपित किया था वह बल को हमने क्या कर दिया? हटा दिया। ठीक, तो स्प्रिंग क्या होता है? अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। तो वह क्या हो जाती है? वस्तु हमारी प्रत्यास्थ वस्तुएं हो जाती है। कैसी वस्तुएं हो जाती हैं? प्रत्यास्थ वस्तुएं हो जाती है। अब इसके बाद क्या आता है? प्लास्टिक एवं सुघट्य वस्तुएं। क्या आती हैं? प्लास्टिक एवं सुघट्य वस्तुएं। अब कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो विरूपक बल तो हमने उस पर लगाया था, उसकी आकृति एवं आकार में परिवर्तन हो गया, परंतु उसमें क्या होता है कि विरूपक बल को हटा लेने पर वह अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उन्होंने क्या किया? जब हमने किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया उसकी आकार व आकृति में परिवर्तन हो गया, परंतु जब उसे हमने हटाया वह अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेते। ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती? हमारी प्लास्टिक एवं सुघट्य वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कि एक गीली मिट्टी ले ली हमने, ठीक, गीली मिट्टी ली, गीली मिट्टी पे हमने क्या है? एक बल आरोपित किया, ठीक, बल आरोपित करने से उसे हमने खींचा। खींचने पे जब हम उसे छोड़ेंगे तो वह अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएगी। तो गीली मिट्टी क्या हो गई? हमारी प्लास्टिक एवं सुघट्य वस्तु हो गई। ठीक, यहाँ पे एक बार पढ़ लेंगे इसे। जो वस्तुएं विरूपक बल को हटा लेने पर अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लौटती, वे वस्तुएं पूर्णतः प्लास्टिक एवं सुघट्य कहलाती हैं। अब इसके बाद आता है दृढ़ वस्तु। क्या आता है? दृढ़ वस्तुएं। अब हमने किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया, हाँ, कोई वस्तु है, उस वस्तु पर हमने बाह्य बल लगाया, परंतु उसके अंदर जो कण है उसकी आकृति, जब हमने उस पर बाह्य बल लगाया तो कणों की सापेक्ष स्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो वस्तुओं के भीतर जो कण उपस्थित होते हैं उसकी सापेक्ष स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात वस्तु के आकार एवं आकृति में किसी प्रकार का
कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? जड़ वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कि आपकी एक दीवार, ठीक, दीवार पे जैसे हम बल आरोपित करते हैं, ठीक, तो उसमें कोई परिवर्तन हमारा नहीं होता, ठीक। एक लिमिटेड बल आरोपित करते हैं तब उसमें कोई हमारा परिवर्तन, उसकी स्थिति व आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो दीवार कैसी वस्तु हो गई? हमारी जड़ वस्तु हो गई, ठीक। यहाँ पर एक बार पढ़ लेंगे, किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने से वस्तु की कणों की सापेक्ष स्थितियां न बदले तो ऐसी वस्तुओं को जड़ वस्तुएं कहते हैं। तो ऐसी वस्तुओं को जड़ वस्तुएं कहते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, प्रत्यास्था की सीमा। क्या आता है? प्रत्यास्था की सीमा, ठीक। प्रत्यास्था की सीमा क्या होता है? किसी वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल, वह विरूपक बल जिसमें उस वस्तु का प्रत्यास्था का गुण विद्यमान रहता है, यानी कि उपस्थित रहता है, वह क्या कहलाती है? प्रत्यास्था की सीमा कहलाती है। एक एग्जाम्पल को देकर मैं आपको इसे समझा रहा हूं। माना हमारे पास एक स्प्रिंग है, ठीक, स्प्रिंग को थोड़ा सा बल लगाकर हमने खींचा, ठीक, तो उसकी आकृति एवं आकार में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। थोड़ा सा बल लगाया, खींचा, आकृति आकार में परिवर्तन हो गया। जो बल लगाया था वह बल हमने हटा लिया, तो वो क्या है? पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेती है, ठीक। परंतु फिर क्या करा? हमने बहुत ज्यादा बल लगाया उस पर और उसे खींच लिया, काफी खींच लिया। तो हमने क्या देखा कि वो जो स्प्रिंग था एक सीधे तार में परिवर्तित हो गया तथा उस बल को हटा लेने पर वह अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आया। तो जहां तक हम उस पर बल आरोपित कर रहे हैं, जहां तक वह अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह उसकी प्रत्यास्था की सीमा कहलाती है। एक बार देख लेंगे यहाँ पर, किसी वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल को, किसी वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल को उस सीमा को जिसके अंतर्गत पदार्थ की प्रत्यास्था का गुण विद्यमान रहता है, उस पदार्थ की प्रत्यास्था की सीमा कहते हैं। उस पदार्थ की प्रत्यास्था की सीमा कहते हैं। यानी कि हमारे पास कोई पदार्थ है, ठीक है, उस पे हमने लगाया विरूपक बल। विरूपक बल कहाँ तक लग रहा है? जहां तक वह अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो वह क्या कहलाता है? प्रत्यास्था की सीमा कहलाता है। परंतु हमने विरूपक बल क्या है? एक लिमिट से ज्यादा लगा दिया, वह अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता, तो वह प्रत्यास्था की सीमा के बाहर आ जाता है, ठीक। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, प्रतिबल। क्या आता है? प्रतिबल, ठीक। अब प्रतिबल का पहले देख लेंगे सूत्र। यहाँ पर प्रतिबल बराबर क्या होता है? F अपॉन ए। क्या होता है? F अपॉन ए। जहां F क्या होता है? आंतरिक प्रतिक्रिया बल, आंतरिक प्रतिक्रिया बल एवं प्रत्यानयन बल, और ए क्या होता है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक। आंतरिक प्रतिक्रिया बल क्या होता है और प्रत्यानयन बल क्या होता है, पहले हम ये देखेंगे। आंतरिक प्रतिक्रिया या प्रत्यानयन बल, अब क्या है? हमारे पास कोई वस्तु है, यहाँ पर हमने कोई बाह्य बल इस पर क्या कर दिया? आरोपित कर दिया। तो इसके अंतरा आणविक कण क्या है? एक बल हमारे ऊपर आरोपित करते हैं जो इस वस्तु को साम्य अवस्था में लाने का प्रयत्न करते हैं। जो इस वस्तु को क्या करते हैं? साम्य अवस्था में, यानी कि इसकी पूर्व अवस्था में लाने का प्रयत्न करते हैं। वह बल क्या कहलाता है? हमारा आंतरिक प्रतिक्रिया बल या प्रत्यानयन बल कहलाता है। क्या कहलाता है? आंतरिक प्रतिक्रिया बल या प्रत्यानयन बल कहलाता है, ठीक। अब देखेंगे यहाँ पर
यानी कि हमारा क्या है, कोई तार है, ठीक, यहाँ पर क्या है, कोई तार लटका हुआ है जिसका एक सिरा एक जड़ाधार से तथा दूसरे सिरे पर मुक्त है जिस पर भार mg लटका हुआ है। जब भार mg लटकाएंगे जो इस पर एक बाह्य बल के तरह कार्य करेगा, यानी कि F की तरह इस पर कार्य करेगा। ठीक, अब क्या होता है, जब इस पर ये लटका हुआ तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, ये वाला जो इसका गोला सिरा होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है उसे जो कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम कहते हैं। ठीक, अब इसकी डेफिनेशन बनाएंगे कि अनुप्रस्थ काट का प्रतिबल बराबर क्या होता है, F अपॉन ए। प्रतिबल बराबर क्या होता है, F अपॉन ए। अब यदि हमने ए की वैल्यू कितनी रख दी, एक, तो ये क्या हो गया, एकांक, क्या हो गया, एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि साम्य अवस्था में लगने वाले एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर आंतरिक प्रतिक्रिया बल या प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। फिर देख लेंगे एक बार, एकांक, यहां से फिर यहां गए, एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर लगने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल या प्रत्यानयन बल को हम क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। ठीक, अब ये हो गया हमारा प्रतिबल। अब प्रतिबल का क्या देखेंगे, सूत्र, क्या देखेंगे, सूत्र क्या होता है। ठीक, अब यहां पर प्रतिबल बराबर क्या होता है, F अपॉन ए। अब बल कोई सा भी हो उसका मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का आपको पता है क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक कितना हो गया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या हो गया इसका मात्रक, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। फिर इसके बाद हम आते हैं प्रतिबल की बीमा। क्या आते हैं, प्रतिबल की बीमा। प्रतिबल की बीमा क्या होती है, यानी कि ये क्या हो गया, बल, तो यहाँ पर लिख लेंगे बल की बीमा, और ये क्या हो गया, क्षेत्रफल, तो यहाँ लिख देंगे क्षेत्रफल की बीमा। ठीक, अब हमारा बीमा अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि भाग 1 में एक चैप्टर होता है, वहां पे आपको बीमा ये समझाई जाएंगी। ठीक, तो इसी कारण से आप केवल इतना ध्यान रखेंगे, अभी ये सब समझ में आ जाएगा जब हम चैप्टर भाग 1 में वो चैप्टर हम पढ़ लेंगे। ठीक, तो इसलिए अभी केवल ध्यान रखेंगे कि बल की बीमा क्या होती है, MLT-2। ये कहाँ से आती है, ये आपको भाग 1 में पता चल जाएगा। ठीक, और क्षेत्रफल की बीमा क्या होती है, L स्क्वायर। कितनी होती है, L स्क्वायर। बीमा हमेशा कैपिटल लेटर में और कैपिटल बॉक्स के अंदर ही लिखी जाएगी। अगर आप इस कैपिटल बॉक्स की जगह स्मॉल बॉक्स बनाते हैं तो ये बीमा हमारी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, या ये लेटर आप स्मॉल लेटर बना देते हैं तो भी बीमा हमारी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। ये L स्क्वायर है, नीचे कैसी घात है, प्लस की, ऊपर जाएगी तो माइनस की, यानी कि MLT-2 और L-2। अब देखो ये आधार समान है, जब आधार समान होता है तो गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ जाती हैं। तो इस कारण कितनी हो जाएगी घात, ML, ये प्लस की 1 और ये माइनस के 2, तो कितने बचे, माइनस के 1, यानी कि L इनवर्स T-2, ये क्या आ गई, इसकी बीमा यहाँ पर निकल कर आ गई। ठीक, प्रतिबल क्या होता है एक बार देख लेते हैं। साम्य अवस्था में वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल तथा प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। अब हमने यदि किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A तथा प्रत्यानयन बल कैपिटल F हो, तब
प्रतिबल बराबर किसके हो गया, प्रत्यानयन बल बट्टे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि F/A और मात्रक आ गया इसका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जो इसका कैसा मात्रक होता है, SI मात्रक होता है। ठीक, फिर इसके बाद क्या आता है, प्रतिबल की विमा, जो अभी मैंने आपको समझाया। अब आता है प्रतिबल के प्रकार। ठीक, क्या आता है, प्रतिबल के प्रकार। प्रतिबल के प्रकार में देखेंगे अविलंब प्रतिबल और अपरूपण या स्पर्श रेखीय प्रतिबल। दो प्रकार के होते हैं, अविलंब प्रतिबल या अपरूपण या स्पर्श रेखीय प्रतिबल। तो अविलंब प्रतिबल क्या होता है, यहाँ पर जब किसी वस्तु पर आरोपित बल वस्तु के पृष्ठ के लंबवत रहता है। यानी कि यहाँ पर एक वस्तु ले ली हमने, ठीक, अब यहाँ पर बल लगा रहे हैं, ये इसके पृष्ठ है। ठीक, ये जो बल इस प्रकार जो लगता है वह क्या लगता है, पृष्ठ के अभिलंबवत या पृष्ठ के लंबवत लगता है। जब किसी वस्तु पर आरोपित बल वस्तु के पृष्ठ के अभिलंबवत रहता है तब उस पर, यानी कि इस तरह से जो हम बल इस पर आरोपित कर रहे हैं, तब इस पर कार्यरत प्रतिबल को हम अविलंब प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, एक बार देख लेंगे। जब किसी वस्तु पर आरोपित बल वस्तु के पृष्ठ के लंबवत रहता है, लंबवत बल यानी कि इस तरह से, ठीक, रहता है, तब उस वस्तु पर कार्यरत प्रतिबल को अविलंब प्रतिबल कहते हैं। इसके बाद आता है अपरूपण या स्पर्श रेखीय प्रतिबल। क्या आता है, अपरूपण या स्पर्श रेखीय प्रतिबल। अपरूपण या स्पर्श रेखीय प्रतिबल क्या होता है, जब किसी वस्तु पर लगाया गया बल, यानी कि हमारे पास एक वस्तु है, इस पर क्या है, बल लगा रहे हैं, इसकी सतह की क्या होता है, समांतर या एक स्पर्श रेखा में होता है, या तो समांतर होता है या स्पर्श रेखा पर इसकी कार्यरत हो, तो वस्तु के आकार में होने वाले परिवर्तन का विरोध, तो वस्तु के आकार में परिवर्तन का विरोध करने वाले एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत प्रतिक्रिया बल को हम अपरूपण प्रतिबल कहते हैं। या फिर इसे इस तरह से कह सकते हैं, दूसरी परिभाषा इसकी, जब किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु की सतह के समांतर या स्पर्श रेखा पर कार्यरत हो, तब उस वस्तु पर कार्यरत प्रतिबल को हम क्या कहते हैं, अपरूपण या स्पर्श रेखीय प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, ठीक।